ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 13 की है। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। C4 प्लांट के बारे में बात करूँ तो ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। 1% है पूरे प्लांटों के, मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट है। ठीक है, डाइकोट पे देख लो, अपेरेंथिस और चिनोपोडिया, और मोनोकोट्स में मेज है, सुगर केन है, सोरगम है, मतलब ज्वार। ठीक है, ग्रेमेन ग्रेमेनिल फैमिली के होते हैं, पर सारे ग्रेमेनिल फैमिली में जैसे वीट वगैरह ये सब C4 प्लांट्स नहीं होते। अच्छा, इनके पास एक खास चीज़ है, वो है करेंस एटोनॉमी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है, ये C2, ये करेंस एटोनॉमी का फ़ायदा ये होता है, क्राउन्स लाइक है या वीट लाइक है। ठीक है, अब बात करते हैं है कैसे। देखो ये डायग्राम जो दे रखा है वेस्कुलर बंडल का, इसमें देखो ये वेस्कुलर बंडल है, उसके ऊपर क्या नाम है, बंडल शीट सेल्स हैं। ये C4 में अलग ही सेल होते हैं, मतलब C3 में नहीं होते। फिर बात करें तो मीजोफिल सेल्स होते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बंडल शीट सेल्स का काम क्या है, ये लार्ज होते हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, वॉल थिन होती है, इम्परमेबल टू गैसेस भी होते हैं, मल्टीलेयर होते हैं। अच्छा, बात करें मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स की, तो मीजोफिल स्मॉल, ये लार्ज, वॉल थिन है, इनकी थिक है, और इसमें इम्परमेबल टू गैस है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रैनल है, ये ग्रैनल है, और इसमें कोई ग्रैना नहीं है, वो ऐसे ही जो थाइको कौन से थे, एक सेकेंड, जो ये थे ना, जो हाँ, जो ग्रैना मतलब जो थाइक्लो जो भी थे वो फैले रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें PS1 है, PS2 दोनों हैं। मीजोफिल वाले में PS2 इसमें एब्सेंट है, बंडल शीट वाले में। अच्छा, ये बाईसाइक्लिक हैं, सॉरी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये दोनों चल सकती हैं। इसमें क्या है, साइक्लिक सिर्फ साइक्लिक हो सकती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें इसके स्टोमेटा में ना रुबिस्को एब्सेंट है, इसके स्टोमेटा में रुबिस्को है। साइटोप्लाज्म जो है उसमें पेप्केज होता है, इसमें पेप्केज एब्सेंट है। अच्छा, C4 ऐसा नहीं है कि देखो C4 में C3 साइकिल चल ही नहीं रही है, C3 भी साइकिल चल रही है। ठीक है, C4 साइकिल का एक और नाम है हैच एंड स्लेज पाथवे। इसमें क्या है, देखो ऊपर मीजोफिल सेल्स है, नीचे बंडल शीट सेल्स हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या होगा, देखो CO2 आएगी, वो पैप के फोस्फोफिनोल पाइरुवेट से जुड़ेगी। तीन कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से C3 साइकिल कहते हैं। उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक है, फिर ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 4 कार्बन का। उसके बाद मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो मैलिक एसिड है वो चला जाएगा बंडल शीट सेल में, उसमें से एक CO2 बाहर निकल जाएगी, जो C3 साइकिल में काम हो सकती है, काम होगा, मतलब काम लेंगे जिसका। अच्छा, फिर उसके बाद पायरुवेट एसिड में टूटेगा ये, फिर ये पायरुवेट एसिड जाएगा मीजोफिल सेल्स में, और ये रीजनरेशन करवा के 2 ATP यूज़ होंगे यहाँ पे, और ये दोबारा से पेप के फोस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पहला देखो, जब जो ये CO2 से ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। जब मैलिक एसिड से पायरुवेट बन रहा है तो CO2 जा रही, वो D का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और जब पायरुवेट से फोस्फोफिनोल पायरुवेट बन रहा है तो वो रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, C4 साइकिल जो है, इसमें 2 साइकिलें चलती हैं, एक CO2 यूज़ होती है। C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, C4 प्लांट में C4 साइकिल भी चलेगी, C3 साइकिल भी चलेगी। C4 साइकिल में 2 ATP आएंगे, इसमें 3 ATP, 2 NADPH आएंगे। C4 में कभी भी NADPH नहीं बनता साइकिल में। ठीक है, अब बात करें एक ग्लूकोज को, अगर एक ग्लूकोज C4 साइकिल में बनाना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, 30 ATP चाहिए, और मतलब हाँ, इससे क्या मिलेगा, 30 ATP चाहिए हमें, और 2 NADPH 30 ATP और 12
NADPH3, ठीक है। अब बात करेंगे स्पेशलिटी, क्या स्पेशल है C4 प्लांट में, ये भी तो देख लें। तो पहली बात ये है कि टॉलरेट कर सकते हैं CO2 बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या नाम है, पेपकेज भी है और CO2 कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म में है। पेपकेज क्या है कि थोड़ी सी भी CO2 दोगे ना, ये लपक लेगा, मतलब पकड़ लेगा, ठीक है। ये अब बहुत ज़्यादा एफिनिटी एंजाइम है, ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर CO2 है। अच्छा, अगर इसका स्टोमाटा क्लोज भी होगा ना, तो ये रेस्पिरेशन करके CO2 कर लेगा, ठीक है, यूज़ कर लेगा। अब बात करें दूसरा कंसंट्रेटिव मैकेनिज्म, जो हमने पीछे देखा जहाँ पे मैलिक एसिड से CO2 बन रही थी, तो वहाँ पे ये मैकेनिज्म है कि ये डी कार्बोसिलेशन करवा के अब C3 साइकिल के लिए CO2 बना लेगा। अच्छा, दूसरी बात करें, हाई टेम्परेचर से टॉलरेंट हो सकता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी हो जाएगा। और चौथी बात जो करें, कैन टॉलरेट वाटर स्ट्रेस को भी कर लेगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे वाटर स्ट्रेस कैसे कर लेगा, थिक क्यूटिकल है, सर्कल स्टोमेटा है, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज़ जो है क्रैनसेकट एटोनॉमी, जो एक अलग ही चीज़ है, मतलब अलग ही इसका फ़ायदा है। इसका प्रिवेंट कर लेता है ये O2, मतलब पानी में से कम वो होता है, एफिनिटी है पानी से, ठीक है। पांचवी बात करें, अगर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा सॉइल में सैलिनिटी होगी ना, जब भी ये पानी निकाल देगा, क्योंकि इसमें इतने सारे एसिड मतलब हैं, मैलिक एसिड है, ये एस्पर्टिक एसिड्स है और ये बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से ये कम, तो ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, लो कर लेता है अपना वाटर पोटेंशियल, तो अब सॉइल से पानी ले लेता है। अच्छा, इसमें सातवीं बात कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, ठीक है। तो रुबिस्को, जिसके लिए रुबिस्को चाहिए O2 करवाने के लिए, ठीक है। ये सारी होगी फ़ायदे की बात। एक लिमिटेशन भी है CO2 में कि ये लो टेम्परेचर पर काम नहीं करेगा भाई, ठीक है। अब देखो C3 देख लिए, C4 देख लिए, अब चौथे तरीके की बात करते हैं, कैंप प्लांट्स की। कैंप प्लांट्स क्या है, ये जैसे कैक्टस वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स है, वैसे की बात करें। कैंप साइकिल कैसे चल रही है, कैंप की बात करें तो सीरोलाइसिस एसिड मेटाबॉलिज्म होता है इसमें। देखो इसके एग्जांपल दे सकते हैं, कैक्टस है, बायरोफ्लेजम है, पाइनएप्पल है, सीडूनम, ये सारे हैं इसके एग्जांपल्स। अब बात करें ये कैसे करते हैं, अडेप्टेशन ऑफ कैंप प्लांट्स की बात करें तो इनमें थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होगा, स्टोटियम स्टोमेटा ओपन मतलब रात को स्टोमेटा ओपन होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या मैकेनिज्म चल रहा है, ये जो डायग्राम में ध्यान से देखोगे ना, देखो दिन और रात का दो दिखा रखे हैं। दिन में क्या होता है, रात में क्या हो ना, स्टोमेटा इसकी खुली होगी, इससे क्या होगा, CO2 आएगी। मतलब ये जो एंजाइम था ना, ये फोस्फोफिनोल पायरुवेट वाला, ये मिल जाएगा CO2 से, पेपकेज की हेल्प से ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा, वही मतलब वो वाली चल रही है, मैलिक एसिड बनाएगा, और ये इसके वैक्यूल में जाके हो जाएगा, रात में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा मैलिक एसिड इसके वैक्यूल में, ठीक है। मीज़ोफिल सेल के बता रहा हूँ, मीज़ोफिल सेल में ये सारा काम हो रहा है। फिर जैसे ही दिन होगा ना, तो ये अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, वैक्यूल में से इसका मैलिक एसिड निकलेगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, जिससे CO2 निकलेगी, और ये एक पेप भी बना लेगा अपना उल्टा, ठीक है। इसमें डी कार्बोसिलेशन हो रही है, ठीक है। और फिर C3 साइकिल चलाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ये हुआ है, ये डार्क एसिडिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं C4 जो प्लांट है, और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो कैंप वाले में, देखो उसमें ना दो सेल्स यूज़ हो रहे थे, मीजोफिल सेल्स, बंडलफिल सेल्स। तो देखो जो C4 है ना, इसमें सेम टाइम है, ठीक है। C4 वाले में सेम दो अलग अलग तरीके के ना सेल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशियल डिफरेंस है, स्पेस का डिफरेंस है, और कैंप वाले में ना अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो ये टेम्पोरल डिफरेंस है इसका। अच्छा, अब बात करते हैं इनके ना डिफरेंस देख लेते हैं, C3 C4। अब तो क्रैन से एटोनॉमी की बात करें तो ये सिर्फ C4 में है, ठीक है, इन दोनों में तो है नहीं। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन C3 करता है सिर्फ,
डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये है कि उसमें क्या नाम है, मेसोफिल सेल हैं, बंडल सेल है दोनों। तो ये किस में है, सिर्फ C4 वाले में। अच्छा ठीक है, ये बताना भूल गया था आगे बात। कार्बोसिलेशन, कार्बोसिलेशन कब होगा, ये मेसोफिल सेल्स में होगा, क्लोरोप्लास्ट में, C3 वाले में। अब बात करें C4 वाले में, ये क्या नाम है, मेसोफिल सेल्स में भी होता है और बंडल सीड सेल्स में भी होता है। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में होगा और बंडल सीड सेल में स्टोमेटा के क्लोरोप्लास्ट में होगा। बात करें इसकी कैम वाले की, इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल में होगा, ये रात में होगा, और उस वाले में दिन में होगा, मतलब फिर जो ये है स्टोमेटा ऑफ डे में होगा। ठीक है, दो अलग अलग टाइम पे हो रहा है। अब बात करें सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा है, देखो तो सबसे बढ़िया है C4, फिर C3 और फिर है कैंप। ठीक है, अब देखो लेक्चर 5 वाले की वीडियो भी इसी में अटैच कर रहा हूँ। तो लेक्चर 5 वाले में क्या बताया, CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, जब क्या नाम है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाए रेस्पिरेशन के, जितनी CO2 ठीक है रेस्पिरेशन बराबर हो जाए फोटोसिंथेसिस के। अब बात करें C3 में 25 से 100 ppm पे होता है, C4 पे 0 से 10 ppm पे होता है, कैंप में 0 से 5 ppm पे होता है। अच्छा ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी लॉस हुआ है और अपोन में अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स, कितना CO2 फिक्स हुआ है। तो C3 में 600 है, मतलब C4 में 300 है और कैंप में 50 है। तो ये बात देखो, सबसे पानी जो लूज़ हो रहा है वो हो रहा है C3 प्लांट्स में। ठीक है, अच्छा C3 अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। C2 साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइक्लिक C2 साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, लॉस ऑफ द फिक्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा कितना CO2 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसमें ना ATP बना, NDPH भी नहीं बना, जहाँ कार्बन को हमें फिक्स करना था वहाँ पे CO2 बना के उड़ाई दिया। बताओ हैं, इसी एक कौन सी कंडीशन में होगा, जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो, CO2 कम हो, हाई O2 हो। इसमें क्या होता है, रुबिस्को जो होता है ना, क्या RUBP जो है CO2 के साथ बाइंड बनाने की जगह O2 में बना लेता है, ऑक्सीजनेशन कर देता है। इसमें ना 3 ऑर्गेनिज चाहिए इस काम को करवाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा ना, दो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, 2 RUBP, दो ऑक्सीजन O2 के साथ मिलेंगे, उससे क्या नाम है, फॉस्फेट ग्लाइकोलेट बनाएंगे और 2 PGA बना देंगे। 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद क्या नाम है, ये C2 साइकिल चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है, 2 ग्लाइकोलेट बना देंगे, 2 कार्बन कंपाउंड है। इसी की वजह से C2 को 2 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से इसे C2 साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइकोलेट के बाद, ये चला जाएगा पेरोक्सिसोम में। यहाँ पे ग्लाइकोलेट से 2 ग्लाइसिलेट बन जाएगा और क्या नाम है, H2O2 बन जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड्स बन जाएगी। फिर इसके बाद पेरोक्साइड हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से, और क्या नाम है, 2 ग्लाइसिन बनेंगे, 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, 2 ग्लाइसिन जो कार्बन कंपाउंड है उसमें से O2 निकल जाएगी और 1 सीरीन बन जाएगा। फिर ये सीरीन जो है पेरोक्सिसोम में जाएगा, पेरोक्सिसोम में ये ग्लाइकोसिरेट बन जाएगा, ग्लाइकोसिरेट जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ग्लाइकोसिरेट जाने के बाद PGA बना लेगा। अब इसमें देखो बात क्या हो रही है, जो नॉर्मली C3 साइकिल होती थी ना, उसमें हम एक RUBP के साथ 1 CO2 बना के 2 PGA बना देते थे, 3 कार्बन कंपाउंड।
तो इस हिसाब से हम सोचें कि दो RUBP को 2 CO2 से मिलाएंगे तो 4 PGA बनेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड। पर C2 साइकिल में क्या हो गया कि 2 RUBP लिए 2 ऑक्सीजन के साथ, पर मिला क्या, हमें सिर्फ 3 PGA, 1 PGA का लॉस हो गया है। ठीक है, इसीलिए इसे वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें देखो क्या हो रहा है ना, एक बात बताऊं, एक एक RUBP दो एक RUBP जो क्या नाम है, 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके मेरे को 2 चीज़ें दो देता है। दो, एक तो 2 कार्बन कंपाउंड, एक 3 कार्बन कंपाउंड, वो जो है 3 PGA। और 2 कार्बन कंपाउंड क्या है, फोस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली की बात करें, लीफ जो है बूढ़ा, एज की क्या है, उसकी साइज़ क्या है, नंबर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स पे डिपेंड करता है। चौथा है क्लोरोप्लास्ट कंटेंट पे, कितना क्लोरोप्लास्ट है उसके ऊपर। फिर बात करते हैं इंटरनल और CO2 कितना कंसंट्रेशन है। एक्सटर्नली बात करें तो CO2 की कंसंट्रेशन, लाइट, टेम्परेचर, H2O। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, ये ब्लैकमैन ने दिया था। इसका मतलब ये है कि कौन, अगर देखो CO2, लाइट, टेम्परेचर, H2O, इनमें से कौन सबसे कम है। ठीक है, वो ही चीज़ मतलब जो लिमिट है ना, वो ही चीज़ फोटो रेस्पिरेशन के को फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब बात करें लाइट। लाइट क्या है, लाइट में क्वांटिटी हो सकती है, उसकी ड्यूरेशन हो सकती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्वालिटी की बात करें तो, पर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस आती हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर आती है। विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, मैक्सिमम रेड और ब्लू में होगी, मिनिमम ग्रीन में होगी। ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन कभी भी ये नहीं बताया, रेट को नहीं जस्टिफाई करेगा कि ज़्यादा हो रही कम हो रही, सीधा ये कहेगा कि अगर लाइट नहीं है तो होगा ही नहीं प्रोसेस, होगा कि नहीं होगा ओवरऑल प्रोसेस को। इंटेंसिटी की बात करें तो जितना अमाउंट ऑफ क्वांटा है ना फॉर इंसिडेंट लाइट, वो देखो रहेगा, ये लाइट के यूनिट एरिया पे पड़ता है, कितनी पड़ रही है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करें तो लाइट की पहली बात बताऊं तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाए। ठीक है, एक्सेप्शन हो जाएंगे सीडी प्लांट, ऊपर से तो बड़े बड़े प्लांट सीडी प्लांट्स है, नीचे आ नहीं रहा। ठीक है, कैनोपी वाले के ऊपर है। अब ये सीडी प्लांट की बात बताऊं, घर पे जो रखे हैं प्लांट्स, ठीक है, उनको लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लाइट कंट्रोल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिमिंग हाई या फिर लो। तो लो लाइट होगी ना, जब क्या नाम है कंट्रोल करेगी ये उसको फोटोसिंथेसिस को। अच्छा, CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर। इसमें क्या है, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में होता है 0.03 से 0.04 तक होता है। एवरेज लगाऊं तो 0.038 होता है। ठीक है, हमें 380 ppm क्या नाम है, 380 ppm ऑफ CO2 इन एयर होता है। ठीक है, प्लांट क्या नाम है टॉलरेट कर सकते हैं 0.05%, मतलब 500 ppm तक प्लांट टॉलरेट कर सकते हैं। अब जो C3 प्लांट है ना, उसको 25 से 100 ppm दोगे तो वो स्टार्ट करेगा प्रोसेस। C4 0 से 10 ppm पे करेगा। ये क्या है, कंपनसेशन पॉइंट है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करूँ, C3 जो है 450 का खपत करता है, C4 जो है 360 में ही काम चला लेता है, सेचुरेशन हो जाती है, उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो C4 के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर C3 के लिए नहीं है। अब अमाउंट जो है हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा CO2 को। देखो जो अमाउंट गैस में है ना, वो इनफ है C4 के लिए। जो C3 है ना, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए C3 को हम ये हार्वेस्टिंग भी करते हैं, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, मतलब बढ़ती रहेगी तो C3 को फ़ायदा रहेगा। वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, C4 को भी कोई बात नहीं, उसका तो पेट भरा रहा है ना, उससे ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल दे C3 में बेल पेपर है, टमाटो है। अच्छा,
अब एक क्वेश्चन और है, बोथ C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन ओनली ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। देखो इसमें हाई है तो देखो ये CO2 करेगी, तो ये ट्रू बात है। अब बात करें अगर लो लाइट की बात करते तो रिस्पॉन्ड करेगा ही कहाँ, जब लाइट की लिमिटिंग फैक्टर है, इसको देख के करना पड़ेगा, ये फॉल्स बात है। अच्छा तीसरी जो फैक्टर है वो टेम्परेचर की बात करें तो ये एंजाइम की बात है, ठीक है। लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का है, मोर ज़्यादातर इफेक्ट करता है कि डार्क रिएक्शन को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर क्या चाहिए, 0 से 5 डिग्री मतलब स्टार्ट करने के लिए। और जिम्नोस्पर्म पहाड़ वाले जो पहाड़ है ना अपने कश्मीर वाली साइड में, वहाँ तो क्या चाहिए -35 पे फोटोसिंथेसिस चालू हो जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो C3 प्लांट को चाहिए 20 से 25, C4 को 30 से 40, कैंप वाले को 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। कुछ प्लांट्स होते हैं एल्गी वाले, वो 70-75 तक, जो मतलब एक जगह आती है ना, मतलब वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, वहाँ पे ये काम कर जाते हैं। अब बात करते हैं पानी की। पानी कैसे हो सकता है, पानी का भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता फोटोसिंथेसिस को, इनडायरेक्टली। अब देखो पानी का स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या करेगा ना, पानी का स्ट्रेस होगा तो ABC एब्सिसिक एसिड करेगा, क्लोज टोमेटा होगा, एंटी ट्रिप्सिन हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो ये हो गया, अब दोबारा से उसको स्ट्रेस आ रहा है तो क्या होगा, पत्ती पहले ही सुड़ चुकी है और रिड्यूस कर देगा फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट। वो एक पॉइंट और लिखवाया था बाद में, ये क्या नाम है ना, सैचुरेशन पॉइंट ओकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है। चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है, एक वीडियो और है उसके बाद करूँगा, ठीक है।